हाय। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होती है, इसके कितने तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इस वाली वीडियो में कवर करेंगे और मैं आपको ये कर्व एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होती है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद ये डेफिनेशन पढ़ दूंगा। अगर एग्जाम में आती है तो आप आराम से डेफिनेशन छाप सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल वो होती है, हम स्पेशली इसको क्ले में देखते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल मतलब होता है कि कितने आसानी से हम लोग उस सॉइल को, सॉइल यानी क्ले बेसिकली, हम लोग उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो सॉफ्ट हो, या मीडियम हो, या फिर हार्ड हो। ठीक है, 3 तरह की हो सकती है ये। ओके, तो यही मैंने इधर लिखा है, तो आपको मैं अगर पढ़ के बता दे रहा है ये क्या है। Consistency is a term which is used to describe the degree of firmness of a soil in qualitative manner by using descriptions such as soft, medium, stiff or hard. It is relative ease with which a soil can be deformed. ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि हम लोग कितनी आसानी से उस सॉइल को हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, इसका मतलब वही होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मैं आपको ये कर्व एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, इधर इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी कर्व या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट हम लोग इससे डिफाइन करते हैं। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी कर्व। ओके, इस साइड है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास और इधर है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये है WL यानी वाटर कंटेंट एट लिक्विड स्टेज, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक स्टेज और वाटर कंटेंट एट सॉलिड स्टेज। ये वॉल्यूम सेम उसी तरीके से है, वॉल्यूम एट लिक्विड स्टेज, वॉल्यूम एट प्लास्टिक स्टेज, वॉल्यूम एट ड्राई स्टेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या डिफाइन किया है कि अगर ये वाले वाटर कंटेंट से ज़्यादा है तो वो हमारी लिक्विड स्टेज में आएगी, और अगर इस वाले वाटर कंटेंट से ज़्यादा है तो हमारे प्लास्टिक स्टेज में आएगी। और इस वाले, अगर इसमें सीन ऐसा है कि अगर वाटर कंटेंट हम लोग इस लिक्विड स्टेज से वाटर कंटेंट हम लोग कम करते हैं और, तो वो हमारा प्लास्टिक स्टेज में जाएगा। और प्लास्टिक स्टेज में अगर कोई सॉइल है और उसमें हम लोग वाटर कंटेंट कम करते हैं तो वो हमारा सेमी सॉलिड स्टेज में जाएगा। और फिर अगर हम लोग उसमें से पूरा वाटर कंटेंट जो हमारा पानी, जो वाटर है, उसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो वो जाएगा हमारा सॉलिड स्टेज में। ओके, तो वही मैंने इधर ड्रॉ किया है, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज और सॉलिड स्टेज। ओके, और ये है S=1 स्टार। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इधर जो है हमारी जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है। स्टार का मतलब बेसिकली ये है कि अगर हम लोग वाटर कंटेंट इससे ज़्यादा लेते हैं हम लोग, तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जो सॉइल का वॉल्यूम है हमारा वो भी बढ़ेगा साथ साथ में। ठीक है, तो S=1 स्टार इसका मतलब ये है। ओके, अब इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, इस वाले पॉइंट में ये लिखा है। उसके बाद इस वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि ये जो हमारी जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है बेसिकली हम लोग क्ले में ही देखते हैं। ओके, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे वाटर कंटेंट पे। ठीक है, उसमें जो हमारी क्ले है उसमें कितना वाटर कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो वही मैंने इस पॉइंट पे लिखा है, इन प्रैक्टिस द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंसी इज एसोसिएटेड ओनली विद फाइन ग्रेन्ड सॉइल स्पेशली क्ले, इट डिपेंड्स अपॉन दी वाटर कंटेंट। ओके, इस वाले पॉइंट में मैंने ये लिखा है, ये नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अटरबर्ग ने क्या है, जो हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया था, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज और सॉलिड स्टेज। ठीक है, ये इसने बताया था कि अगर कोई भी सॉइल हमारी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं या फिर अटरबर्ग लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अटरबर्ग लिमिट जो होती है वो 3 तरह की होती हैं। या आप डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो वैसे इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इसको पढ़ के, आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अटरबर्ग लिमिट बेसिकली 3 तरह की होती है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। ओके, तो
नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको अटरबर्ग इंडेक्सेस जो भी हैं, जैसे हमारे जो इंडेक्सेस हैं, प्लास्टिक इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स, ये जो है हमारे, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा। ओके, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा तो इस वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। ओके, तो पहले लिक्विड लिमिट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो लिक्विड लिमिट क्या है? बेसिकली लिक्विड लिमिट वो है कि इट इज़ द मिनिमम, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। ये वो है कि यानी जो हमारी किले है, इतना वाटर कंटेंट होना चाहिए कि वो फ्लो कर सके, वो हमारी लिक्विड लिमिट है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, द बाउंड्री ऑफ वाटर कंटेंट बिटवीन लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेज इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता देता हूँ कि ये जो हमारी लिक्विड स्टेज और प्लास्टिक इसके के स्टेज के बीच में जो बाउंड्री है, ये WL, ये हमारी लिक्विड लिमिट है। ओके, तो वही मैंने इधर इसको डिनोट किया WL से, लिक्विड लिमिट WL। ठीक है, इस वाले लिक्विड लिमिट में क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ होती है। कितनी होती है वो? 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, काफ़ी बार SSC एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसकी वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा है इधर। ओके, और SSC एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी बार पूछते हैं, इसकी वजह से मैंने नोट करके इधर लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है मैंने? इसमें लिखा है कि जो हमारी लिक्विड लिमिट होती है उसमें क्या हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो उसमें वही होता है कि वॉल्यूम चेंजेस इज़ मोर इन दिस सॉइल। ठीक है, ये यानी वॉल्यूम चेंज ज़्यादा होता है लिक्विड लिमिट वाली सॉइल में। ओके, जो हमारी लिक्विड स्टेज में होती है बेसिकली उस सॉइल में वो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम चेंज भी ज़्यादा होता है। अब ये जो हमारा जो डाटा है ये SSC में 1-2 बार पूछा गया है, इसकी वजह से मैंने इधर ये टेबल की फॉर्म में लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है मैंने? लिक्विड लिमिट, इसमें बस आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, 35 और 50। अगर 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबिलिटी, और 35 से 50 के बीच में तो मीडियम यानी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, अगर अब 50 से ज़्यादा है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये हमारी लिक्विड लिमिट हो गई कंप्लीट। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, उसके बाद मैं आपको सेकंड स्टेज यानी सेकंड जो हमारी लिमिट है वो आपको बता दे रहा, जो कि हमारी प्लास्टिक स्टेज। इसको डिनोट करते हैं हम लोग WP से। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट क्या है? बेसिकली प्लास्टिक लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं WP से। इसमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट उस स्टेज पे होता है जहाँ पे हमारी जो सॉइल है वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग उस जो हमारी क्ले, जो हमारी सॉइल है बेसिकली, अगर उसको हम लोग रोल करें, ठीक है, उससे क्या है 3 mm का डायमीटर, 3 mm डायमीटर का एक थ्रेड बनना चाहिए विदाउट एनी क्रैक, जिसमें क्रैक ना हो, वो इतना थ्रेड हमारा बनना चाहिए, एक तरह से धागे टाइप में बनने चाहिए, क्योंकि हमारी सॉइल जो हमारी क्ले है बेसिकली वो प्लास्टिक स्टेज में होती है। तो इसमें मैंने वही लिखा है कि अगर वाटर कंटेंट को हम लोग फर्दर रिड्यूस करते हैं, जैसे वाटर कंटेंट पहले इधर था, अगर इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करते हैं तो हमारी जो सॉइल हो जाती है वो आती है प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है। ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं WP से। अगर इसको हम लोग फर्दर और रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगी हमारी सेमी सॉलिड स्टेज में। प्लास्टिक स्टेज से कहाँ जाएगी? सेमी सॉलिड स्टेज में आ जाएगी। तो वही इधर लिखा है मैंने कि if the water content is further reduced from liquid limit, the clay sample changes from plastic stage to semi solid stage, it is called plastic limit। ठीक है, अगर वाटर कंटेंट हम लोग फर्दर रिड्यूस करते हैं प्लास्टिक स्टेज से, ठीक है, तो वो हमारी जो बाउंड्री होगी वो WP कहलाएगी, यानी प्लास्टिक लिमिट कहलाएगी। ओके, तो वही मैंने इस वाली डेफिनेशन में पूरा लिखा है। अगर आपको ये लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं इसको। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट बेसिकली क्या होता है कि प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है और 3 mm का डायमीटर का एक थ्रेड बनना चाहिए उस क्ले से विदाउट एनी क्रैक्स, यानी कोई मतलब होता है ना कि टूटी फूटी ना बने, सीधी बात ही है। ओके, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो जो कि है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं WS से। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम लोग वाटर कंटेंट सेमी सॉलिड स्टेज में जो था उससे अगर हम लोग फर्दर रिड्यूस करते हैं तो वो आ जाता है हमारा सॉलिड स्टेज में। ठीक है, तो
अब इस वाली स्टेज में क्या होता है, सॉइल हमारी जो होती है वो फुली सेचुरेटेड होती है, ओके, कंप्लीटली सेचुरेटेड होती है। और अगर हम लोग उसको और रिड्यूस करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको हमारा वॉल्यूम रहता है सॉइल का वो बराबर ही रहता है, क्योंकि हम लोग उससे वाटर को रिप्लेस कर देंगे एयर से फिर एक तरह से। तो वही मैंने बेसिकली इधर से लिखा है कि अगर हम लोग वाटर कंटेंट रिड्यूस करते हैं सेमी सॉलिड स्टेज से, ठीक है, अगर और रिड्यूस करते हैं तो वो आती है हमारी सॉलिड स्टेज में, तो वो हमारी जो लिमिट कहलाती है वो कहलाती है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट कौन सी है, ये WS, ठीक है। तो वही मैंने इधर लिखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, एक बार मैं आपको पढ़ दे रहा, ओके। इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच फर्दर रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल डज नॉट लीड टू द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बिकॉज बिलो द श्रिंकेज लिमिट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम टेक प्लेस ऑन रिड्यूसिंग द वाटर कंटेंट। वही मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग वाटर कंटेंट को रिड्यूस करते हैं तो वो हमारी सॉलिड स्टेज में चली जाती है, और उससे फर्दर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग वाटर को एक तरह से एयर से रिप्लेस करेंगे तो वॉल्यूम हमारा बराबर ही रहेगा, ओके। और इस वाले स्टेज में हमारे क्या है, जो सॉइल होती है वो कम्प्लीटली सेचुरेटेड होती है, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ओके। ये ग्राफ के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी सजेशन है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं अटरबर्ग जो इंडेक्सेस हैं वो कंप्लीट करूँगा, जिसमें आपको बता दिया मैंने कौन कौन से इंडेक्सेस होते हैं, वो मैं कंप्लीट करूँगा, ओके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।